सर कोविड से रिलेटेड चल रहा है, ये भी आर्टिकल 21 जैसे हेल्थ से रिलेटेड इश्यू है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ क्या? बिल्कुल, देखिए चिकित्सक परमानंद कटारा का एक केस हुआ था, मैं आपको बताना चाहूंगा। भाग 21 जो है, सॉरी अनुच्छेद 21 जो है, वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा विस्तृत है, उसकी परिभाषा बहुत वाइड है। वो वाइड होने की रीजन ये है कि जब ये आर्टिकल जोड़ा गया था तब केवल इतना कहा गया था कि भारत में जीवन जीने के अधिकार का मतलब सिर्फ जीवित रहना है, लेकिन बाद में ये जरूरत महसूस होने लगी कि क्या जीवन जीना सिर्फ जीवित रहने तक सीमित है। ऐसे करके सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारे केसेस की सुनवाई की और बहुत सारी नई नई चीजों को इसमें जोड़ दिया। हर वो चीज, एक मिनट रुकिएगा, हर वो चीज जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो रोजगार हो, या अन्य कोई मूलभूत सुविधा जिसके बगैर एक अच्छा जीवन जीना मुश्किल है, वो सभी आपके अनुच्छेद 21 में आता है। ये सर इंदिरा साहनी केस भी इसी से रिलेटेड है? देखिए बेसिकली इंदिरा साहनी केस जो है ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। दरअसल इंदिरा साहनी जो है एक बहुत बड़ी बीजेपी लीडर हैं। दरअसल उनको एक बार विदेश यात्रा जाने से रोका गया किसी केस में सुनवाई के चलते हुए। तब वो आर्टिकल 21 का सहारा लेते हुए सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर इंदिरा साहनी केस के माध्यम से ये तय करता है कि यदि जीवन में यात्रा जैसी चीजें ना की जाएं तो जीवन जो है वो नीरस हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा। तो विदेश यात्रा करना या यात्रा करना भी मूलभूत अधिकार है और व्यक्ति खुद चाहे ये तय करेगा कि वो कैसे अपना जीवन जिएगा। तो इंदिरा साहनी केस जो है वो केवल अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ नहीं है। इंदिरा साहनी केस आपको देखने को मिल जाएगा प्रस्तावना में भी, इंदिरा साहनी केस आपको देखने को मिल जाएगा भाग 3 के मूल अधिकारों में, इंदिरा साहनी केस आपको देखने को मिल जाएगा आपके डीपीएसपी में। और इसके अलावा इंदिरा साहनी केस बेसिकली जुड़ा हुआ, तो अगर देखो हम किसी एक आर्टिकल की मैं बात करूं कि सर एक कौन सा आर्टिकल है जहां पर इंदिरा साहनी केस जो है उसका वर्डिक्ट मायने रखता है, तो वो अनुच्छेद 21 है। लेकिन इंदिरा साहनी केस इतना एक माइलस्टोन केस था जिसने न सिर्फ आर्टिकल 21 को इफेक्ट किया बल्कि उसने इसके अतिरिक्त कई सारे आर्टिकल्स को इफेक्ट किया। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अनुच्छेद 19 में जाइए। अनुच्छेद 19 का जो पहला खंड है जिसमें आपको 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसमें से एक मूलभूत स्वतंत्रता जो है वो है आपकी कहीं भी आने जाने का अधिकार। ठीक है, कहीं भी आने जाने का जो आपका राइट है, अगर आप भारत के नागरिक है तो आप भारत के नागरिक होने के नाते भारत के किसी भी हिस्से में आ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, इंदिरा साहनी केस का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, पर्टिकुलरली एक आर्टिकल यदि देखें तो अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है इंदिरा साहनी केस। थैंक यू। और कोई सवाल आपका? नहीं सर, और तो कोई नहीं। एनीवन? कमल और कोई स्टूडेंट? कमल ठाकर को पूछना चाह रहे थे सर। एक गोलकनाथ विवाद हुआ था, किसी का कोई प्रकाश डालेंगे? हाँ जी बोलिए, आवाज कट रही है आपकी, एक बार दोबारा बोलिए गणेश जी। सर एक गोलकनाथ विवाद जो है एक चर्चा में रहता है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे आप? जी हाँ, जी सुनिएगा। देखिए दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं। देखिए दो केसेस ऐसे हैं, एक तो गोलकनाथ विवाद जो है जो, और एक है आपका केशवानंद भारती विवाद जो केरल राज्य में हुआ था। ठीक है, 1967 में आपका गोलकनाथ विवाद है और उसके बाद आपका केरल राज्य विवाद हुआ था केशवानंद भारती का। दरअसल मैं आपको बताऊंगा कि 44वें संविधान संशोधन से पहले आपके मूल अधिकारों में एक 7वां मूल अधिकार और था, उसमें था संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। संपत्ति का अधिकार बेसिकली आप जिसे कहते हैं, उसकी दो जगह व्याख्या दी गई थी। एक तो आर्टिकल 31 था और एक था आर्टिकल 19 का जो पहला खंड है, उसमें एक खंड था अनुच्छेद 19(1)(6), जिसे आप अनुच्छेद 19(f) के नाम से भी जानते हो। दरअसल इसमें सभी लोगों को छूट दी गई थी कि आप अपने हिसाब से जितनी चाहे संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आज के समय में देखें तो आज कानून तय करता है, विधि तय करती है कि कोई व्यक्ति कितनी संपत्ति अर्जित कर सकता है। ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अगर मैं गोलकनाथ की बात करूं तो गोलकनाथ जी जो थे बहुत बड़े जमींदार थे जिनके पास बहुत बड़ी संख्या में जमीनें हुआ करती थी। ठीक है, और उधर केशवानंद जी की बात करें तो केशवानंद जी एक मठाधीश थे
एक गुरु थे, आचार्य थे एक मठ के, और उनके मठ के अधीन बहुत सारी जमीनें थी, ठीक है। और इस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, वो कहीं ना कहीं गरीबों को सहारा बनाकर अपनी सत्ता मजबूत करना चाहती थी। तब इंदिरा गांधी ने बहुत पहले एक नारा दिया था, आपको याद होगा, मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूंगा, गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया था, ठीक है। तो माधवराज सिंधिया का केस भी इसी से जुड़ा हुआ है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। माधवराज सिंधिया जी का केस, गोलकनाथ विवाद का केस, और एक था आपका केशवानंद भारती विवाद केस। ये तीनों एक ही चीज से जुड़े हैं, वो है राइट टू प्रॉपर्टी। केंद्र सरकार ने जब इनकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, इनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया और उन्हें गरीबों में बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही, तो इसी बात को लेकर ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ जी ये अपना पक्ष रखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में प्रॉपर्टी या संपत्ति अनुच्छेद 19 और 31 में प्रॉपर्टी की आपको दी गई है, सहूलियत दी गई है। तो केंद्र सरकार किस आधार पर उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है? उधर से जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने कहा कि हमने सामाजिक न्याय को आधार बनाते हुए इनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया है। यहाँ पर आपको सामाजिक न्याय की थोड़ी सी परिभाषा जाननी जरूरी है। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकारें जो हैं वो समाज के निचले स्तर को आधार बनाकर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाती है। अगर हम भारत में देखें किसी भी सरकारी योजना को, तो उसका आधार सामाजिक न्याय है। अब देखिए, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चली, तो किसके लिए चली थी? ऐसे गरीब तबकों के लिए जो रसोई गैस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। प्रधानमंत्री आवास योजनाएं चलती हैं, बहुत सारी आवास योजनाएं चलती हैं, किसके लिए चलती हैं? जो गरीब लोग हैं। ज्यादातर योजनाएं गरीबों के लिए चलती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सामाजिक न्याय को आधार बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी, क्योंकि उस समय हमारी न्यायपालिका जो थी बहुत स्वतंत्र थी, और न्यायपालिका ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति तो प्राप्त है, किंतु ऐसा कोई संशोधन मान्य नहीं होगा जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करे, परिवर्तित करे या किसी भी तरीके से डैमेज करे। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की परिकल्पना दी गई, ठीक है। और संविधान में मूल अधिकारों को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा ही माना गया था केशवानंद भारती विवाद के समय, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार को हार का सामना करना पड़ता है, और इसमें गोलकनाथ जी जो है वो इस केस को जीत जाते हैं, केशवानंद जी जो है वो भी इस केस को जीत जाते हैं। और सर इसमें सबसे लार्जेस्ट बैच बैठी थी ना आज तक की, 13 जजेस केशवानंद भारती विवाद में बैठी थी, सॉरी। और सर केशवानंद भारती विवाद में इसकी डेथ भी हो गई सर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि केशवानंद भारती की 2020 में डेथ 20 में डेथ हो गई सर अभी। हाँ, हाल ही में वो चर्चा में रहा। तो बेसिकली देखो, आपसे सवाल जो पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा कि केशवानंद भारती विवाद जो है अनुच्छेद 21 से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, या मौलिक अधिकारों से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वो जो केशवानंद भारती विवाद है, ये जुड़ा हुआ है आपकी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और सर इसका डिसीजन भी 7-6 से आया था ना। आपने देखा होगा कि जो बाबरी मस्जिद का जो फैसला था वो भी बहुमत के आधार पर ही आया था। तो बेसिकली आपको केशवानंद भारती विवाद की बात करें तो केशवानंद भारती विवाद जो है आपको प्रस्तावना से रिलेट करके याद रखना है, बहुत जरूरी है। प्रस्तावना अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 21 और 31 इनसे जुड़ा हुआ है। और सर ये प्रस्तावना में तो अभी तक एक बार ही हुआ है संविधान संशोधन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1970। बिल्कुल। भारतीय संविधान प्रस्तावना केवल एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है और उसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। इन शब्दों का क्रम जरूर याद रखना। बहुत से बच्चे शब्दों को तो याद रख लेते हैं, लेकिन कई बार उनका क्रम पूछा गया। एक एग्जाम में राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने उनका क्रम पूछ लिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है SPA, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए। किसी और स्टूडेंट का कोई सवाल? सर एक मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो। सर राष्ट्रपति का विशेष अधिवेशन और अभिभाषण बारे में थोड़ा बताओ। देखो, दरअसल मैं बताऊं कि जहां पर आप देखो, पॉलिटी जो है वो शब्दों का खेल है, थोड़ा सा ये समझिए, है ना। देखिए, अभिभाषण जहां शब्द आ जाए ना,
तो सबसे पहले तो ये समझिए कि वो जो वक्तव्य दे रहा है या देने वाला है वो उसका स्वयं का नहीं है, ठीक है। दरअसल आप देखिए, अगर हम देखें, कई बार सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से ग्रहण किया गया? तो आप सभी को याद है कि सर वो अमेरिका से प्रेरित है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कहाँ से प्रेरित है, समझ लो, तो ये अमेरिका से नहीं बल्कि ये इंग्लैंड से या ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। जैसे ब्रिटेन में कहने के लिए तो वहां का सर्वे सर्वा वहां का राजा या रानी होता है, क्राउन पे जो बैठता है, ठीक है, लेकिन उसकी समझ शक्तियां जो हैं वो वहां की केंद्रीय जो मंत्रिमंडल होती है, इवन मैं कहूं कि वहां का जो प्रधानमंत्री होता है उसके हाथों में होती है। तो ठीक उसी प्रकार भारत के भीतर भारत का संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति जरूर है, लेकिन याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राष्ट्रपति को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य होगा, ठीक है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन में ये छूट दी गई कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल या परिषद की जो सिफारिश है उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपके सवाल पर आता हूँ। देखिए, जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, विशेष अभिभाषण, ये दरअसल कब दिया जाता है? जब लोकसभा का चुनाव होता है, कोई भी लोकसभा का चुनाव होता है और एक पार्टी जो है जो बहुमत के साथ जीतती है, वो जब अपनी सरकार बनाती है तो सरकार के बनने के बाद जो राष्ट्रपति की तरफ से जो पहला संबोधन जारी किया जाता है वो उसका अभिभाषण होता है। या हम यूं कहें कि किसी एक लोकसभा चुनाव के पश्चात संसद के प्रथम सत्र की जो प्रथम बैठक के समय जो राष्ट्रपति द्वारा जो वक्तव्य जारी किया जाता है वो उसका अभिभाषण होता है। यहाँ पर जो शब्द है अभिभाषण, यहाँ पर अभिभाषण का मतलब ये है कि ऐसा भाषण या ऐसा वक्तव्य जिसमें राष्ट्रपति इस जो सरकार चुन के आई है इस सरकार की भावी योजनाओं के बारे में देश को संबोधित करता है कि ये जो सरकार है ये आगे आने वाले समय में किस प्रकार से काम करेगी, किन किन योजनाओं पर काम करेगी, समाज के किन किन वर्गों के ऊपर ध्यान देगी। तो ये एक तरीके से सरकार की तरफ से जारी किया एक वक्तव्य होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो भाषण होता है, वक्तव्य होता है, राष्ट्रपति का स्वयं का नहीं होता बल्कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित होता है। इसी कारण इसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहा जाता है, ना कि भाषण। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। सर ये एक आर्टिकल नंबर 108 से अलग है क्या थोड़ा सा रिपीट करें अपने सवाल को। सर आर्टिकल 108 से अलग है क्या? जैसे जॉइंट सीटिंग होती है उसमें भी राष्ट्रपति देता है, तो उससे अलग है क्या सर? नहीं, बिल्कुल आर्टिकल 108 अलग होता है दोस्त, बिल्कुल आर्टिकल 108 अलग होता है, ठीक है। जो मैं आपको अभिभाषण, जो आपका सवाल था, आपका जो सवाल है वो आर्टिकल 86 और 87 में आता है। 108 दरअसल कब जारी होता है? देखिए मैं आपको बताऊं। देखिए कोई भी कानून या विधि बनाने की एक प्रोसेस है भारतीय संविधान कि सबसे पहले एक विधेयक लाया जाएगा किसी भी चीज को लेकर जिस पर सरकार कानून बनाना चाहती है। वो विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होना जरूरी है। अब आपको पता ही होगा कि विधेयक दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य उसे पेश कर रहा है तो सरकारी विधेयक होगा, और यदि मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त अन्य कोई संसद सदस्य उसे पेश कर रहा है तो वो गैर सरकारी विधेयक होगा, ठीक है। पेश करने वालों के आधार पर दो विधेयक हो गए। अब विधेयक में क्या चीज लिखी हुई है, यानी कि विधेयक में नीति तत्व के आधार पर विधेयक 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है साधारण विधेयक, ठीक है, अनुच्छेद 107 में है। साधारण विधेयक किसी भी आम कानून को लेकर, जैसे नागरिकता विधेयक लाया गया, ठीक है, तो ये साधारण विधेयक था, ठीक है। एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, और एक होता है अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। अब जैसे विधेयक किसी सदन में लाया गया, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, तो लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा होगी, फिर उसके बाद उस पर वोटिंग होगी, ठीक है। यदि पारित हो गया तो वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित हो गया तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति यदि उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता है, सहमति दे देता है, तो वो जो अधिनियम, वो जो अभी तक जो विधेयक था, बिल, वो एक्ट बन जाता है, यानी कि वो एक कानून का रूप धारण कर लेता है, ठीक है दोस्तों।
अब देखिए मैं आपकी बात पे आता हूँ। आमिर सर मैं आपको बीच में लेकिन कोई रोकना ऐसा विधेयक है, आमिर सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, क्योंकि अपना आज ये जो मीटिंग थी वो बोलिए मैंने सर। फ्री चैनल पे शुरू करी थी, तो 40 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो हम्म। मैं आप लोगों से सबसे जानना चाहूंगा कि कोरोना में सब आप लोग सेफ हैं हाँ सर। या क्या हाल है आपके एरिया में कोरोना के? अरे बढ़िया है खत्म सर। हो रहा है नहीं हो रहा है? नहीं खत्म हो रहा सर, है नहीं हो रहा है? केसेस तो बढ़ रहे हैं सर दिनों दिन। मनीष जी आप कहाँ से हैं? सर मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजगढ़ तहसील से। हाँ चूरू है ना। अच्छा जी सर, चूरू। रेखाराम आपने बहुत देर से हाथ ऊपर कर रखा है, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? आई थिंक रेखाराम नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ सवाई सिंह जी बोलिए। जी सर। कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मैं जोधपुर से हूँ अच्छा जी बोलिए। और कोरोना बहुत जबरदस्त चल रहा है। मैं भी पॉजिटिव हूँ और आइसोलेट हूँ अलग रूम में घर पे। बस अपनी हाँ होप थोड़ा लूज मत करिएगा। पॉजिटिव रहो, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव हूँ मैं, अच्छा खाओ पियो। पॉजिटिविटी के साथ में आइसोलेशन का यूज भी मैं पॉजिटिव ही कर रहा हूँ। बिल्कुल यही चाहिए। कोरोना के टाइम में हमको ना अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। कोरोना ठीक है, कफ खांसी और जुकाम की बीमारी इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सेफ्टी बरते हैं तो। हाँ जी सर, मैं राजसमंद। अच्छा राजसमंद से हैं आप? तो आप ये बताइए कि अभी तो चलो आपसे एक जनरल मीटिंग थी अपन ने सर के साथ रखी, तो अभी क्या है कि भाई कोरोना के चक्कर में सारे ऑफिस बंद कर रखे हैं। भाई जो बोल नहीं रहा है वो ना थोड़ा म्यूट कर ले, क्योंकि बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, कोई सुन नहीं पाएगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसी तरह की और मीटिंग आपके साथ शुरू करें, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स को, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक शुरू करा दें। नहीं सर, ये ये तो अलग एक अलग जर्नल था आज, भाई जानना। मनीष जी बोलिए। सर, ये अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बेटर रहेगी सर, क्योंकि फिर हम तो जैसे आज टॉपिक अपन डिसाइड कर ले। आज जैसे आज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया, कल हाँ मैथ वाला या हिंदी वाले या और सब्जेक्ट हाँ वाले, सर। उस तरह से हर टीचर लेके आता हूँ। मैं सोच रहा था कि अभी तो एक जर्नल था, हाँ इससे अच्छा ये है कि टीचर आए तो अपने को पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया जाए कि भाई आज इसी टॉपिक से पूछना है। हाँ सर, ये टीचर को भी सुविधा रहेगी और आप लोगों को भी सुविधा रहेगी। हाँ भाई सर, हमें क्या पूछना है आज। इसमें सर सर ये टॉपिक वाइज ठीक रहेगा सर। टॉपिक वाइज ठीक रहेगा ना? सब एग्री है? ठीक रहेगा। हाँ सर। अदरवाइज क्या है कि सर उठांग पटांग बात होती रहेगी, कभी उस सोर्स की कभी उस कॉर्नर की, तो बेटर नहीं बिल्कुल रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक टॉपिक। इवन मैं क्या करता हूँ, मैं ना बैठा के टीचर से भी और हमारा इंटरनल डिस्कस करके आपको टॉपिक का शेड्यूल दे देता हूँ कि फला हाँ सर। सब्जेक्ट का फला टॉपिक इस दिन होगा, इस टाइम पे होगा। जैसे आज तो जनरली हमने शुरू किया, चलो एक ही कॉल करते हैं, और दिन से क्या 2-3 सेशन रखा करेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे भाई, 2-1 घंटा आप लोगों का लेंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अभी कोई किसी का सवाल है तो पूछ लें सर से। सर 2 डाउट है मेरे। बोलिए सरवन जी। बोलो बोलो। सर कई जगह न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से बताया हुआ है, कई जगह अलग बताया हुआ है सर। अलग कहाँ से बताया हुआ है? सर कई पुस्तकों में अलग दिया हुआ है, अमेरिका नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है वो अमेरिका से है। आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑथेंटिक जो अपना एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अलावा एम लक्ष्मीकांत जो रेफरेंस बुक है उसमें भी आप देख सकते हैं, तो वो अमेरिका से है, उसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। और बताइए। एक मेरा एक सवाल है सर। भाषा है। हेलो सरवन जी हाँ पहले आप बोलिए। पूछिए, फिर सभी को। प्रस्तावना की भाषा सर। प्रस्तावना की भाषा, देखो प्रस्तावना का जो आइडिया है वो हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन हमारी प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का इफेक्ट है। भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की है, ठीक है। और सर ये सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, लेकिन वर्तमान में अब आता है।
अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी जुडिशियल रिव्यू में लिया गया है, सारी चीजें डाल दी गई हैं। सर मेरा एक सवाल था सर। बस याद रखिएगा मूल संविधान। हाँ जी बोलो। सर मेरा एक सवाल था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हो गया और उसमें हम पढ़ते हैं कि जब तैयार हो गया तो सभी सदस्यों ने जो है उस पे सिग्नेचर करके उसको एग्री कर लिया, लेकिन कुछ ये आता है ना कि इतने सदस्यों ने तो सिग्नेचर कर दिए, लेकिन कुछ कम मात्रा में जो सदस्य थे जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किए थे, तो उनका क्या रीजन था? उन्होंने डिसएग्री थे या वो वहां पे मौजूद नहीं थे? इस तरह की जिज्ञासा है कि वो कौन थे जिन्होंने संविधान को अंगीकार नहीं किया था। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जब संविधान सभा गठित की गई थी ना हमारी शुरुआत में, तब उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य भी थे, ठीक है। और धीरे धीरे स्थितियां जब साफ हो गई कि अब तो पाकिस्तान अलग होगा ही, तो सीधी सी बात है मुस्लिम लीग के सदस्य जो हमारी संविधान सभा में चुन के आए थे तो वो भी चले गए, ठीक है। तो उधर जो हम कहते हैं कि उनके सिग्नेचर नहीं हुए। और सेकंड चीज ये था कि कुछ लोग ऐसे थे जो राजघरानों से आते थे। जो हमारी 93 सीटें दी गई थी ना राजघरानों के लिए, जो मनोनीत सीटें थी संविधान सभा में, प्रिंसली तो स्टेट अधिकतर तो वो सीटें हाँ वही प्रिंसली स्टेट, तो वो अधिकतर तो खाली रही, लेकिन उनमें से जितनी भी सीटें भरी गई, उनमें से वो सीटें जो भरी गई थी वो भी कहीं ना कहीं हमारे इस संविधान के पक्ष में नहीं थी। वो हमेशा से चाहती थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके लिए कुछ और रियायतें दी जाएं। हालांकि भारत सरकार ने उनकी कुछ बातों को माना भी, लेकिन सभी को नहीं माना, ठीक है। उपस्थित भी नहीं थे और बहुत कहीं ना कहीं वो इस विचारधारा से सहमत भी नहीं थे कि ऐसा कोई संविधान भारत के लिए बनाया जाए। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स हो सुनिएगा, देखिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी ना, वो हम प्रियम्बल के ऊपर, प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और टॉप लेवल तक चलेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट सेशन में बैठोगे प्रियम्बल को लेके बैठिएगा, उससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं आपके, जिस भी तरीके के डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों? हाँ सर, थैंक्स। है ना, तो प्रियम्बल को लेके अपन कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, जब भी अपनी मीटिंग होगी। रेखा राम मेरा सवाल था, बट आमिर सर ने ये क्वेश्चन आंसर कर दिया है। जुडिशियल रिव्यू जो है वो अमेरिका से गृहित है, अमेरिका से प्रेरित है ये। आप बिल्कुल भ्रमित ना हो किसी पुस्तक में क्या लिखा हुआ है उससे। ये जो है आपका न्यायिक पुनर्लोकन, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। धन्यवाद आमिर सर और सभी विद्यार्थी जिन्होंने ज्वाइन किया। कल मैं शेड्यूल आपको लेता हूँ, भाई ये टॉपिक होगा, जैसे सर ने बताया कि भाई बेसिक से शुरू करेंगे, इसी तरह और सब्जेक्ट के टीचर्स भी आपके साथ आके और वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर।